दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में तो आप सभी ने सुना है और उसके बारे में जानकारी भी आपको पता होगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग सी बातें बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, डिफेंस एनालिस्ट के अकॉर्डिंग आज वर्ल्ड वॉर 3 रशिया, यूक्रेन, कश्मीर, कोरिया या फिर ताइवान से शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम एज अ नेशन वर्ल्ड वॉर 3 के लिए रेडी हैं और हमारे पास इतने साधन हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के परिणामों से जूझ सके? 16th सेंचुरी के फ्रिज एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस की बुक के अकॉर्डिंग 2023 में ये ग्रेट वॉर एक नाइट हो सकती है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉस्ट्राडामस के फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर कोविड-19 क्राइसिस तक सारे इवेंट के बारे में लगभग एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया है। लेकिन समय ही बताएगा कि इनकी वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन सही है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो वैसे इनकी सारी प्रेडिक्शन सही ही गई है। करंट सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 क्यों और कैसे शुरू होगी और इस ग्रेट वॉर के दौरान इंडिया के अलाइज और एडवर्सरीज कौन होंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और करंट सिचुएशन में इंडिया ऑफ कोर्स मिलिटरली अपने सबसे बड़े एडवर्स चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के पास एक सीक्रेट वेपन है जिससे हम चाइना को इजीली डिफीट कर पाएंगे और हरा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अमेजिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहें। और साथ ही सवाल ये उठता है कि इस वर्ल्ड वॉर 3 के लिए हमारी आर्म्स फोर्स क्या रेडी है और आज के समय में जो न्यूक्लियर वेपन की मौजूदगी है वो किस तरीके से इस वर्ल्ड वॉर को पिछली 2 वर्ल्ड वॉर से डिफरेंट बनाती है और ये वर्ल्ड वॉर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। चलिए इन सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, जैसा कि ये क्लियर है आज की जियोपॉलिटिकल पिक्चर से कि रशिया यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है और तो और इस वॉर में पूरा नेटो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन इन्वॉल्व है और साथ ही रशिया अपनी प्राइवेट मिलिट्रीज के थ्रू पोलैंड और फिनलैंड जैसी नेटो मेंबर कंट्रीज को इंटिमिडेट कर रहा है और पैसिफिक में भी ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों को आज नेटो सपोर्ट कर रहा है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया लगभग 40 न्यूक्लियर वेपन को होल्ड कर चुका है और अपने ICBM के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस राइड कैपेबिलिटी भी रखता है। जापान और साउथ कोरिया जैसे US अलाइज नॉर्थ कोरिया की इस एग्रेशन की आग के चपेटे में आ सकते हैं और वो भी तबाह हो सकते हैं। इधर साउथ एशिया में हिमालयाज की गोद में सिचुएटेड कश्मीर और लद्दाख रीजन एक और जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट है जहां इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस कभी भी एक फुल वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है जो US और रशिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल कर सकता है। तो दोस्तों, इन रीजन से आज वर्ल्ड वॉर 3 एक नाइट हो सकती है, लेकिन किसी भी देश के लिए वॉर के आउटकम्स उसके फ्रेंड्स एंड एनिमीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान अगर सोवियत यूनियन इंडिया को सपोर्ट नहीं करता तो शायद पाकिस्तान US हेल्प से इस वॉर का कोर्स बदल देता और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होगा और कौन सा देश होगा जो भारत के विरुद्ध होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज के समय में जापान, फ्रांस और इजराइल ही ऐसे देश हैं जो इंडिया के ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। रशिया जो एक समय पर हमारा ट्रू सपोर्टर था वो आज के समय में चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली हैवीली डिपेंडेंट है और रशिया का चाइना के प्रति ये झुकाव इंडिया के लिए काफी सोच विचार करने वाला है और इसीलिए इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि चाइना इंडिया के कन्फ्रंट्रेशन की कंडीशन में रशिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करेगा या फिर हो सकता है कि अपनी कम्युनिस्ट हमसाय मुल्क चाइना को सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। वहीं US भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहेगा और डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में US को फायदा चाइना की हार में ही होगा और यही वजह है कि US इंडिया की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प जरूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, US और रशिया के अलावा वॉर के दौरान नेबरहुड से सपोर्ट मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आज के समय में भारत की ज्यादातर नेबरिंग कंट्री चाइना की सैटेलाइट स्टेट बनकर रह गई है और इनकी एसेट्स को चाइना इजीली इंडिया के अगेंस्ट यूज कर सकता है। खास तौर पर बांग्लादेश का चिटगोंग पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर, इन तीनों पोर्ट्स को इंडिया के लिए ट्रायंगल ऑफ डेथ कहा गया है। म्यांमार और नेपाल के भी आज चाइना के साथ बेहतर रिलेशनशिप है और ये सारे देश आज चाइना के डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं और इन सभी देशों में चाइना का स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, माइंस कॉन्फ्लिक्ट के केस में इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान हमारे ही ये नेबर्स चाइना को सपोर्ट कर सकते हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडिया को 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करने की जरूरत है। इमीडिएट नेबर्स के साथ साथ आज हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड और इंडियन ओशन रीजन में भी यही हाल है, चाहे सेंट्रल एशिया हो या वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट अफ्रीका। यहाँ की ज्यादातर कंट्रीज आज चाइना के डेथ ट्रैप में फंसी हुई पपेट कंट्रीज है जहाँ पर चाइना मिलिट्री बेसिस भी कंट्रोल करता है। जिबूटी का चाइनीज मिलिट्री बेस हो या फिर तजिकिस्तान में चाइनीज
चाइनीज एयर स्ट्रिप या फिर रिसेंटली बन रहा कंबोडिया में याम नेवल बेस, इन सब बेसिस का यूज चाइना इंडिया के अगेंस्ट डेफिनेटली करना चाहेगा। और तो और इंडियन ओशन में भी चाइना इंडिया से ज्यादा ड्यूल यूज पोर्ट को कंट्रोल करता है, चाहे मालदीव्स हो या मेडागास्कर या फिर तंजानिया में बागामोयो पोर्ट। तो दोस्तों इमीडिएट नेबरहुड में सिर्फ भूटान एकमात्र ट्रू फ्रेंड है जो इंडिया को अगर मटेरियली सपोर्ट नहीं कर सकता तो अपनी टेरिटरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज भी नहीं होने देगा। नेपाल और बांग्लादेश को भी इंडिया ट्रस्ट में लेकर इनकी टेरिटरीज को इंडिया के अगेंस्ट यूज होने से रोक सकता है। साथ ही इंडियन ओशन में भी मॉरिशस, सेशल्स, फ्रांस और यूएस बेसिस की मदद से इंडिया चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर सकता है। और दोस्तों इंडिया की इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी तो कितनी जबरदस्त है ये तो आप जानते ही हैं। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इंडिया के लिए वर्ल्ड वॉर 3 की पिक्चर काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इंडिया को साइमल्टेनियसली 3 फ्रंट पर लड़ना पड़ सकता है। और इसी पिक्चर में आती है इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और दोस्तों अगर वॉर होती है तो डेफिनेटली इंडिया को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने ही पड़ेंगे। और अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो पाकिस्तान और चाइना भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज तक इजराइल के अलावा कोई भी देश 2 फ्रंट्स पर वॉर नहीं जीता है। पर हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज और नॉन न्यूक्लियर देशों के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का यूज बिल्कुल वर्जित है। न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ क्या स्ट्रेटेजिकली हमारी आर्म फोर्स रेडी है? क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? आइए तो हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों करंटली इंडियन आर्म्ड फोर्स में 1.55 लाख पोस्ट वैकेंट है और आज इंडिया में टोटल 38 आर्मी की डिविजन्स हैं और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर साइमल्टेनियसली डिफेंस के लिए हमें एटलीस्ट 43 डिविजन्स की जरूरत है, जबकि ऑफेंस प्लस डिफेंस के लिए कम से कम 54 डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर इंडियन आर्मी को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर भी लड़ना पड़ा तो एटलीस्ट 72 डिवीजन की हमें जरूरत पड़ सकती है, यानी कि करंट सिचुएशन से लगभग डबल। आर्मी के साथ साथ आज एयरफोर्स में भी यही प्रॉब्लम है। करंटली हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन्स है, लेकिन दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए हमें एटलीस्ट 60 फाइटर क्वाड्रन चाहिए। साथ ही ड्रोन वॉरफेयर में हम आज पाकिस्तान से भी पीछे हैं। चाइना आज 2 5th जनरेशन फाइटर को ऑपरेट करता है, वहीं दोस्तों इंडिया का 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका अभी इंडक्शन से लगभग 15 साल दूर है। साथ ही नेवी के ऐसे ही हाल है। करंटली नेवी में भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशनड है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव थ्रेट को काउंटर करने के लिए मिनिमम हमें 4 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, जिसमें से एक कैरियर को वेस्ट कोस्ट पर, एक को ईस्ट कोस्ट पर और एक को आइलैंड्स और इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया जा सके, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कंटीजेंसी सिचुएशन में इंडियन ओशन में रिफ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस के बाद डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी रखा जा सके। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मरीन जेट्स की भारी कमी है। इंडियन नेवी तेजस LCA के नेवल वेरिएंट को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है और राफेल मरीन्स जिसे हम फ्रांस से इंपोर्ट करके लाए थे वो हमारे पास इनफ नंबर्स में नहीं है। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी अटैक सबमरीन्स की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाइना के कंपैरिजन में लगभग 1/3 है। जहां आज चाइना टोटल 60 सबमरीन्स ऑपरेट करता है, वहीं इंडिया के पास 18 सबमरीन्स है ऑपरेट करने के लिए, जिसमें से एक भी सबमरीन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है इंडिया के पास। और इससे ये पता चलता है कि इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक वेपन जैसे कि ब्रह्मोस, अग्नि अस्त्रा पर हेविली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हमें कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वॉर में हार ही जाएंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है जो युद्ध में हमारा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, जो अगर स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए तो इंडिया को ये सारी कमियों के बाद भी जीत दिला सकता है। और ये वेपन है इंडिया की ज्योग्राफी। जी हाँ दोस्तों, हिमालयाज, जो कि इंडिया का इम्पेनिट्रेबल डिफेंस है, जो कि चाइना के लिए वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान सबसे बड़ी डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। हालांकि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से हिमालयाज और तिब्बतन प्लेट्यू से ऑक्सीजन की कमी की वजह से चाइनीज जेट्स एंड एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ हाफ पे लोड कैरी कर सकते हैं। वहीं इंडिया के सभी एयर बेसिस लो ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड हैं। हैंड्स लगभग पूरे बेलॉट से टेक ऑफ करते हुए इंडियन जेट्स तिब्बत में चाइनीज एयर बेस को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। और तो और इंडो चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉयड स्पेशलाइज्ड माउंटेन स्ट्राइक कोर्स तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन यानी कि तार से ग्राउंड अटैक को काउंटर करने के लिए वेल एप्रोप्रिएट है। और विंटर्स में चाइना के लिए हाई हिमालयाज में अटैक सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और साथ ही बे ऑफ बंगाल में
हमारे पास अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में निकोबार जॉइंट मिलिट्री बेस अवेलेबल है, जहां से इजीली कम सबमरीन्स के साथ भी हम चाइना के नेवल फ्लीट को स्ट्रेट ऑफ मेलाका में काउंटर कर सकते हैं। और रही बात लोम्बोक और ओम्बाई वेटर स्ट्रेट की, जो चाइना को मोलाका के साथ इंडियन ओशन का एक्सेस प्रोवाइड करता है, यहाँ भी हम क्वाड ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया की मदद से चाइनीज नेवल फ्लीट को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और इंडियन ओशन का एक्सेस डिनाई कर सकते हैं। और इसके अलावा चाइना की एक बहुत बड़ी कमजोरी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3 गॉर्जस डैम, जिस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक करके चाइना की बिग सिटीज जैसे कि शंघाई और वुहान को बहुत ही आसानी से डुबाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया के ज्योग्राफिक एडवांटेजेस क्लियर हैं, जो कि इंडिया को इस वॉर में डोमिनेट करने में हेल्प करती हैं। और एक और बहुत बड़ा रीजन है हमारे भारतीय सैनिकों का जज्बा। देखिए, चाइनीज मिलिट्री की सबसे बड़ी कमी ये है कि उनके सैनिक अपनी मर्जी से सेना में शामिल नहीं होते। चाइना में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस रूल्स हैं और इंडियन आर्मी दूसरे हाथ पर वॉलंटरी है। और पास्ट में हुई इंडिया चाइना क्राइसिस में हम ये साफ देख सकते हैं। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं दोस्तों, बल्कि चाइना को भी इंडिया के साथ साथ ताइवान, कोरिया, जापान और यूएस से 2 फ्रंट्स पर वॉर लड़नी पड़ सकती है। और अगर ये वॉर विंटर्स में होती है तो चाइना LAC के अलोंग भी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगा। हाँ, लेकिन चाइनीज मिसाइल से बचने के लिए हमें रोबर्ट्स एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए इंडिया के पास जीनियसली बिल्ड रुद्रा M2 और रशियन S-400 जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है। तो दोस्तों, इस टेक्टिकल एडवांसमेंट से इंडिया इजीली चाइना को हरा सकता है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हमें पाकिस्तान से भी साइमल्टेनियसली वॉर लड़नी होगी। दोस्तों, ताइवान और तजिकिस्तान में हम अपने बेसिस नेबली अयानी बेस और फारखौर एयर बेस का यूज करके पाकिस्तान के लिए दूसरा फ्रंट हम ओपन कर सकते हैं। साथ ही बलूचिस्तान में डीप एसिड्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान में इंटरनल कियोस क्रिएट किया जा सकता है। मियां छानू इंसिडेंट के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि पाकिस्तान इंडियन मिसाइल्स को ब्लॉक करने में असक्षम है और हैंड्स पाकिस्तान को मिसाइल्स के थ्रू इजीली हराया जा सकता है। पर सवाल तो आता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का, जिन्हें सिर्फ इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का यूज करते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस हाइपोथेटिकल वॉर में जरूरी है कि हम ब्रूट फोर्स के साथ साथ डिप्लोमेसी का काफी ज्यादा यूज करें। ये डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग का ही रिजल्ट है कि साउथ एशिया में इंडिया आज अकेली कंट्री है जिसके साथ यूएस ने सभी 6 फाउंडेशन पैक्ट साइन किए हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लॉजिस्टिक, इंटर ऑपरेटिबिलिटी एक्सेट्रा में यूएस की मदद से हम चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने में हम आज एडवांटेजियस पोजीशन पर हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया नॉन एग्रेसिव कंट्री है और हमारे प्राइम मिनिस्टर लगभग हर इंटरनेशनल फोरम पर यही दोहराते हैं कि ये एरा वॉर का नहीं बल्कि डेवलपमेंट का है। और हमारी फॉरेन पॉलिसीज में भी पंचशील प्रिंसिपल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल पिक्चर में वर्ल्ड वॉर 3 एक टेरिफाइंग प्रोस्पेक्टिव है। क्लियरली यहाँ पर कोई नहीं जानता कि कब ग्लोबल टेंशंस वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाए। इसीलिए लोकेशन और स्केल के बियॉन्ड वॉर के लिए तैयार रहना ही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। इसके लिए कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटीज ऑगमेंट करने के साथ साथ हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट को भी एक्सपेंड करने की जरूरत है। खास तौर पर नेबरिंग कंट्रीज को चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने की अर्जेंट जरूरत है। और डिप्लोमेसी के साथ साथ हमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की भी जरूरत है। और मॉडर्न थ्रेट जैसे कि ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डिफेंस पॉलिसी में ऐड करने की भी जरूरत है। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके क्या विचार है वर्ल्ड वॉर 3 से रिलेटेड, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। इसी के साथ अब हम मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से टॉपिक के साथ नेक्स्ट।